अस्सलाम वालेकुम। केस 2। अच्छा, केस 2 ये है कि हमें ना पहले ही पता चल गया कि हमसे फॉरवर्ड ऑनर नहीं हो पाएगा, तो हम पहले ही कैंसिल करने चले गए। क्लोज आउट बिफोर कैश फ्लो डेट, पहले ही चले गए हम। ऑन 1 जनवरी 25 company A entered into a 3-month forward for receipt of 50,000 sterling। 50,000 स्टर्लिंग हमें मिलने थे, उसके लिए हम एक बैंक के साथ फॉरवर्ड कराए एट रेट ऑफ 360 और 363। ये हमने फॉरवर्ड कर लिया। अच्छा, अब हुआ ये कि हमें ना 1 मार्च को कंपनी ए रियलाइज्ड दैट कैश विल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। 1 मार्च को पता लग गया कि ये पैसे हमें नहीं मिलने वाले, तो अब हमें फिक्र हुई कि बैंक के साथ तो फॉरवर्ड किया हुआ है, तो हम फिर 1 मार्च के दिन ही जाके इसको क्लोज आउट करेंगे। लेकिन इसमें और पिछले केस में फर्क क्या बन रहा है? केस में ना उसी दिन कैश फ्लो होने वाला था और उस दिन हम फिर कैंसिल करने गए तो उसने कहा कैश फ्लो तो होगा, कैश फ्लो करवाया और स्पॉट पे उसका अपोजिट करवाया। केस 1 में फॉरवर्ड में कैश हमें रिसीव होना था, हमें कैश रिसीव होना था, उसका फॉरवर्ड कराए थे। वो दिन पहुंच गया, बैंक ने कहा अब तो नहीं हो सकता, हमें चाहिए पैसे, हमने स्पॉट पे लेके उसको पूरा किया। लेकिन अब हम 1 महीना एडवांस नोटिस पे बैंक को बता रहे हैं, तो बैंक कहेगा कि अच्छा अभी पैसे दे दो मुझे। नहीं, पैसे तो 1 महीने बाद ही होने। तो अब हम क्या करेंगे, हम टाइम बम लगाएंगे। 1 महीने बाद वो फट जाएगा और फॉरवर्ड को मार देगा पूरी। तो अब हम करेंगे, ये कितना सा रहेगा, कितने से का टाइम बम लगाएं? 1 महीने का। तो अब हम 1 मार्च को जाके इसी बैंक से एक और फॉरवर्ड कर देंगे। कितने अरसे का? 1 मंथ का। और अब की बार जो फॉरवर्ड करेंगे वो पेमेंट का फॉरवर्ड करेंगे। इस दिन स्पॉट रेट चल रहा होगा इतना, लेकिन हम स्पॉट पे तो जाएंगे ही नहीं। इस दिन हमें बैंक से 1 मंथ फॉरवर्ड इस रेट पे मिल रहा होगा। तो हम 31 मार्च वाले दिन जो एग्जीक्यूट होना है उसके लिए टाइम बम लगाएंगे और ये टाइम बम भी फिट करके आएंगे 31 मार्च वाली डेट का सामने रखते हुए, यानी 1 महीना रह गया है। तो अब होगा क्या कि एक है ओरिजिनल फॉरवर्ड, उसमें क्या शक्ल निकलनी है? ओरिजिनल फॉरवर्ड में क्या शक्ल निकलनी थी? हमें $50,000 रिसीव होने थे, वो लाके हमने बैंक को देने थे इस रेट पे, और कितने रुपए मिलने थे? कितने जी? इतने पैसे मिलने थे। अब हम बैंक को एक और फॉरवर्ड करके आएंगे, लेकिन अब की बार ये फॉरवर्ड होगा पेमेंट का, और इसका मकसद होगा इसको क्लोज आउट करना। और पेमेंट का होगा तो $50,000। कौन सा रेट? 378 जी, 18। हमने ओरिजिनली फॉरवर्ड किया हुआ है कि हमें स्टर्लिंग आने हैं, हम लाके आपके हवाले कर देंगे। हमें 1 मार्च को पता चल गया कि स्टर्लिंग नहीं आने, यानी एक आना था स्टर्लिंग का, वो अब नहीं आना। तो अब हम बैंक के पास क्लोज आउट करने के लिए टाइम बम लगाएंगे। स्टर्लिंग आने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम स्टर्लिंग जाने का भी कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो वो जो स्टर्लिंग की आनियां जानियां हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और उसका नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि हमें बैंक को ये मामला क्लोज करने के 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर ये 9 लाख हमने दिए तो देंगे 31 मार्च को, क्योंकि ये 31 मार्च की एप्लीकेशन वाले हैं। अगर बैंक से हम आज ही ये मामला सेटल करना चाहें, ये बीएमडी लेवल पे होता नहीं है, ये सीएफए में किया था मैंने, अगर हम आज ही ये कैश सेटल करना चाहें तो 1 महीने की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी।
लेकिन इतनी गहराई होती नहीं बीएफडी में। तो बीएफडी में ये ऐसे ही काफी है कि इस सारे क्लोज आउट पे हमें बैंक को इतना पे करना पड़ेगा। तो केस 1 और केस 2 में फर्क ये है कि केस 1 में फॉरवर्ड को किससे मारना है, स्पॉट से, और केस 2 में फॉरवर्ड को उसके अपोजिट फॉरवर्ड से मारना है टाइम बम लगा के। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हम एक और कर 1 मार्च पे रहे हैं, लेकिन इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट ने एग्जीक्यूट किस दिन हो रहे हैं, 31 मार्च। तो अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बैठ जाएं तो 31 मार्च वाले दिन जाके बैंक को इतना पे करेंगे, और अगर आज ही पे करना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू पे करके काम खत्म कर देंगे। तो केस 1 उसमें फॉरवर्ड क्लोज आउट हो रहा था स्पॉट से, और केस 2 उसमें फॉरवर्ड क्लोज आउट हो रहा है एक और अपोजिट फॉरवर्ड रिमेनिंग पीरियड का। Noted. चले बताएं क्लोज आउट।
जी ओरिजिनल फॉरवर्ड क्या था कि हमने $1.5 लाख देना है, तो हमने बैंक से जाके डॉलर लेने थे, अरेंज करने थे। तो ओरिजिनल पे चले तो $150,000 के लिए कितने रुपए जेब से जाने थे? 274। कितने रुपए जाने थे? 100। इतने रुपए जाने थे। तो हमें 2 महीने गुजरने के बाद ही एहसास हो गया कि काम नहीं बढ़ेगा। रिमेनिंग कितना टाइम रह गया था? 3 महीने। तो हम 3 मंथ अपोजिट फॉरवर्ड लेके इसको क्लोज कर देंगे। अपोजिट यानी आप रिसीट वाला फॉरवर्ड लेंगे तो 290। और रिसीट वाला फॉरवर्ड लेंगे मतलब रुपए आएंगे में 43,500। तो इसका नेट रिजल्ट ये निकलेगा 24। ये इसका नेट रिजल्ट निकलेगा। ये होता है जी फॉरवर्ड बस डन। अच्छा हाँ, अगर इसमें फॉरवर्ड के ऊपर कोई कमीशन भी देना होता तो वो सिर्फ इस पे देते, किस पे भी? दोनों पे ना, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड है। लेकिन अगर केस 1 में सिर्फ फॉरवर्ड वाले पे। अच्छा, अगर टाइम निकाल सकें तो ठीक है, कल दोपहर तक अगर आप टाइम निकाल के कर सकें। एक सवाल, ये क्लोज आउट वगैरह का बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ना भी कर सके ना तो कम से कम जबानी देखाना, क्योंकि सवाल क्लोज आउट की प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, मोमिन इंडस्ट्रीज। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जबानी देखाना। फॉरवर्ड बस खत्म। फ्यूचर ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। और ये समझ आएगा तो ऑप्शन समझ आएंगी, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और इंटरेस्ट रेट ऑप्शन यानी बहुत कनेक्टेड है आगे वाली चीजों से। मनी मार्केट फॉरवर्ड आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन खैर आज आसान करा के कल फिर और मुश्किल इसका पोर्शन कराता हूं। अच्छा, जो फ्यूचर है ना, ये मैं आपको इसका मरकजी ख्याल एक मिसाल से बताता हूं, फिर कम फॉर्मल स्टेप्स से, थोड़े से फॉर्मल, ज्यादा नहीं, इसकी वर्किंग एग्जांपल बताता हूं, फिर फुल फ्लैश फ्यूचर बताता हूं। ये मैं 3 टुकड़ों में बताने लगा। पहली मिसाल आप समझ लें, वैसे तो हराम काम है लेकिन मिसाल दे रहा हूं। ये जो शर्तें लगाते हैं ना, अच्छा ये जो 2 से 4 शर्तें लगा लेते हैं ना मैच के ऊपर, अगर बोतल की भी लगा रहे हैं तो ये जुआ होता है भाई, ये जुआ है। ये जो मैच के ऊपर शर्तें इतनी कॉमन लग जाती है ना, ये सारा जुआ है, तो ये ना किया करें काम। अच्छा, शर्त की मिसाल देते हैं। मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूं। हर जगह से जलील होने के बाद पीसीबी ने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिवाइज। पहले मैच फीस होती थी, किसी एक खिलाड़ी की मिसाल ले लेते हैं, मैच फीस होती थी लेट से 4 लाख रुपए, लेकिन ये हारे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किया और पीसीबी ने कहा भाई कि देखो हारे जाते तुम लोग, तो अगर जीतोगे तो फीस 6 लाख और अगर हारोगे तो फीस 2 लाख। कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिया। अच्छा, अब खिलाड़ी ने क्या किया? खिलाड़ी को रिस्क है, तो उसने जाके ना 2 से शर्त लगा ली, जुआ लगा लिया। उसने कहा पाकिस्तान हार ही हारे। उसने पाकिस्तान के हारने पे 2 लाख की शर्त लगा ली। ये उसने हारने पे लगाई है। किसी भी कुछ बात का नहीं पता, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ये शर्त अलग है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकला। पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा, तो क्या होगा? फीस मिलेगी कितनी? 2 लाख। और सर तो शर्त लगाई पाकिस्तान के हारने पे थी, वो भी मिल जाएगी, तो शर्त जीत गया और 2 लाख वहां से भी मिल गया, ये हो गए 4 लाख। और अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो फीस मिल जाएगी 6 लाख
और वो चूंकि शर्त लगाया हुआ था पाकिस्तान के हारने पे, तो पाकिस्तान तो जीत गया, तो ये शर्त हार आया, 2 लाख वहां हार आया, 4 लाख। तो ये जिस चीज से डर रहा था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह रहा, इसने जिस चीज से डर रहा था उसी पे जाके जुआ खेल लिया। हारने से डर रहा था, उसने हारने पे जाके जुआ खेल लिया, शर्त लगा ली जाके। अब उसने इसको इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की हेजिंग के लिए यूज किया, यानी उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली कि अगर यहां मार पड़ेगा तो यहां जीतेगा, और यहां जीतेगा तो यहां हार के उसको कंपनसेट कर लेगा। तो मकसद उसका इसको हेज करना था। तो इसलिए हेजिंग देखें क्या हुई कि असल में नुकसान हुआ तो यहां फायदा होकर वो नुकसान बराबर हो गया, और अगर असल में फायदा हुआ तो फिर यहां नुकसान होकर वो फायदा बराबर हो गया। ये जो शर्त लगाई हुई है ना, ये आप समझ लें फ्यूचर का ये कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये मिसाल समझ आई तो लिख लें, नहीं तो दफा करें। ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। फिर आपको मैं फॉर्मली इसके थोड़े कम फॉर्मल लेकिन स्टेप से कराता हूं, फिर ज्यादा फॉर्मल फुल फ्लैश स्टेप बताऊंगा। अच्छा, अब ना मैं फ्यूचर, ये तो आपको मेन मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह, लेकिन जिस बात से डर रहा है उसने उसी बात पे जाके जुआ लगाया, ताकि जिस बात से डर रहा था वो हो जाए तो जुआ उसको कंपनसेट कर दे, और अगर जिससे वो खुश होने वाला था वो हो गया तो फिर अगेन जुए की हार उसको कंपनसेट कर दे। तो मकसद यहां पर इस सिचुएशन को हेज करना था। तो फ्यूचर भी ना कुछ इसी तरह का काम है। एक मैं आपको सवाल से ये कम फॉर्मल स्टेप्स के साथ बताता हूं, और अगर ये बात भी समझ आ गई तो फिर पूरे फॉर्मल स्टेप्स के साथ बताऊंगा। कम फॉर्मल स्टेप से बता रहा हूं। ये एक बेसिक सा डाटा है। एक कंपनी है यूएस की, और वो 1,80,000 स्टर्लिंग कल को रिसीव करने वाली है, कल यानी 1 मार्च को। तो वो चाह रही है कि करेंसी फ्यूचर से इसको हेज करें, और हेजिंग डेट जो है वो 1 जनवरी, मतलब ये लोग 1 जनवरी को फैसला करने लगे कि हमने हेज करना है। अच्छा, अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना, उसमें कुछ सवाल आपके बिल्कुल रह जाएंगे, वो मैं जब फुल स्टेप्स के साथ सवाल, इस तरह के सवाल को दोबारा सॉल्व करूंगा तो कोशिश करूंगा आंसर करने की। यूएस कंपनी फ्यूचर मार्केट में जाएगी, जिस तरह स्टॉक मार्केट होती है या करेंसी मार्केट होती है, उस तरह फ्यूचर भी एक मार्केट है जहां पर जुए लग रहे हैं और मुस्तकबिल के रेट्स के ऊपर जुए लग रहे हैं। यूएस कंपनी 1 जनवरी 25 यानी जिस दिन हेजिंग कर रहे हैं, इस दिन मार्केट में जाएगी और सेल स्टर्लिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1,80,000 स्टर्लिंग having maturity of 31 March at a price of $over sterling 1.4.
अच्छा, ये जो अंग्रेजी लिखी है ना, इस अंग्रेजी का मतलब है, समझाता हूं। जिस तरह स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टर जाएगा किसी ब्रोकर के थ्रू तो कहेगा मुझे 5000 शेयर्स खरीदने हैं, ट्रांजेक्शन डन, मतलब खरीद लिए। करेंसी मार्केट है, उसमें कोई कस्टमर जाएगा जी 5000 यूरो खरीदने, ये लो खरीदो, ट्रांजेक्शन डन। फ्यूचर मार्केट में ना उस वक्त ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, वहां पर जाके लोग सिर्फ मुस्तकबिल के वादे करके आने। इस मार्केट में ये कंपनी 1 जनवरी वाले दिन गई और वहां पर अपना एक वादा रजिस्टर करवा के आ गई, और वो वादा ये था कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम 1,80,000 स्टर्लिंग ला के इस मार्केट में बेचेंगे, इस एक्सचेंज रेट पे। अच्छा, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं चुना, उस दिन जो जो लोग भी वादे करने आए होंगे उनको मार्केट से ये रेट मिला होगा, हम ये वादा करके आ गए। उसके बाद हम मार्केट में दोबारा जाएंगे 1 मार्च को। ये मैं 31 मार्च वाली अभी अगले सवाल में रीजन समझाऊंगा कि भाई 31 मार्च, ये मैं अगले सवाल में समझाऊंगा। आपको सिर्फ मैंने इतना समझाया है कि 1 जनवरी को हम इस मार्केट में जाएंगे और एक वादा रजिस्टर करवा के आ जाएंगे। क्या वादा? जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम इतने स्टर्लिंग बेचेंगे लाके इस रेट पे, ये हम वादा कर आए। 1 मार्च का दिन आया और हम मार्केट में दोबारा चले गए, और साथ ही साथ 1 मार्च को हम स्पॉट मार्केट में भी गए। स्पॉट मार्केट जो असल में करेंसी की दुकान है, हम स्पॉट मार्केट में गए और उस दिन रेट चल रहा था ये स्पॉट मार्केट में। हमें कस्टमर से इतने स्टर्लिंग मिले और हम एक्चुअल कैश फ्लो के लिए इस मार्केट में गए, उनको जाकर ये स्टर्लिंग हवाले की, या नहीं गए हम स्टर्लिंग लेके, यहां नहीं गए, हम स्पॉट मार्केट में गए एक्चुअल कैश फ्लो के लिए, इतने स्टर्लिंग उनके हवाले किए और कितने डॉलर ले आए वहां से। 180,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? बाय सेल से जानना है तो बाय सेल से बता देता हूं। यूएस कंपनी है, ये बाय है, ये सेल है। हम स्टर्लिंग लाके उनको देंगे, वो हमसे बाय करेगा तो ये रेट लगेगा। एरो से समझना है तो हमें स्टर्लिंग आने, स्टर्लिंग जाके हमने डीलर को दे देने। कितने डॉलर हाथ में आएंगे? 262। तो 1 मार्च का जब दिन आएगा तो हम यहां स्पॉट मार्केट में जाएंगे जो अब तक कर रहे थे, और एक्चुअली उनको स्टर्लिंग देके इतने डॉलर ले लेंगे, ये एक्चुअल कैश फ्लो होगा। साथ हम इस मार्केट में दोबारा जाएंगे और अब की बार हम एक और वादा रजिस्टर करवा के आएंगे, और अब की बार होगा अच्छा, एक चीज सॉरी मिस कर गया, स्पॉट रेट 1 जनवरी 25 को 1.36 था। हम 1 मार्च को 2 अलग अलग मार्केट्स में जाएंगे। 1 मार्च का दिन कौन सा है? जब एक्चुअली कैश फ्लो होना है। हम 2 मार्केट्स में जाएंगे, एक जाएंगे हम स्पॉट मार्केट में जहां एक्चुअल कैश फ्लो होगा, स्टर्लिंग जो कस्टमर से मिले होंगे वो उस मार्केट में लेके जाएंगे, दुकानदार को स्टर्लिंग देंगे, उससे डॉलर ले लेंगे, ये एक्चुअल कैश फ्लो है। हम साथ इस मार्केट में भी जाएंगे, और इस मार्केट में पहले हमने क्या वादा किया हुआ था? स्टर्लिंग बेचने का। अब हम स्टर्लिंग खरीदने का वादा करके आएंगे, सेम नहीं, ये नहीं, ये भी हमारी अपनी मर्जी का रेट था। उस दिन इस मार्केट में ये रेट चल रहा था, इस दिन ये रेट चल रहा है। तो अब हमारे इस मार्केट के कंप्यूटराइज सिस्टम में 2 वादे एंटर हो गए। एक वादा है 31 मार्च वाले दिन इतने स्टर्लिंग बेचने का, और एक वादा है 31 मार्च वाले दिन इतने स्टर्लिंग खरीदने का। अब ये जब दोनों वादे सिस्टम में एंटर होंगे तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे, और इसी दिन इसका नेट रिजल्ट निकलेगा। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? हमने स्टर्लिंग बेचने का वादा किया हुआ है 1.4 पे, और खरीदने का वादा किस पे कराएं? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और टोटल नुकसान कैसे निकालें? 0.09 इंटू 180,000 कितना? 16। इतना हमें नुकसान हुआ तो हम फ्यूचर मार्केट में इतने पैसे देके आ जाएंगे। अच्छा, हमें इस सबका क्या फायदा हुआ? हुआ ये कि जब हमने हेजिंग की थी उस दिन स्पॉट इतना था, लेकिन जब एक्चुअल कैश फ्लो करने गए तो इतना हो गया। फायदा हो गया, नुकसान हो गया? फायदा। तो इस जुए के नुकसान ने उस फायदे को कंपनसेट कर दिया।
और अगर मैं फिगर्स बदलूंगा, वहां नुकसान लाऊंगा, तो यहां यकीन फायदा हो रहा होगा। तो फ्यूचर मार्केट ने एक जुए का काम दिया है, जहां पर हमने दो वादे करने हैं। पहले दिन, जिस दिन हम फ्यूचर मार्केट में जाने थे, जिस दिन फैसला किया कि हेजिंग कर लेते हैं, एक वादा उस दिन करके आए। अच्छा, अब मैंने यहां सेल और यहां बाय क्यों लिखा है, वहां बाय और यहां सेल क्यों नहीं लिखा, अभी फॉर्मेट पूरे फॉर्मल स्टेप्स के साथ बताता हूं तो जवाब देता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बाय और सेल और ये प्रोसीजर समझाना चाह रहा था। पहले दिन हम सेल का वादा करके, फिर उसके बाद हम बाय का वादा करके आए। जैसे ही हम बाय का वादा किया, सिस्टम में ये दोनों वादे आपस में ऑफसेट हुए, और जो उस वक्त तक का नेट रिजल्ट बनता था, फायदा था तो हम पैसे लेके आते, नुकसान था तो पैसे देके आने। और फ्यूचर मार्केट में सिर्फ ये फायदा नुकसान वही जुए शर्त की हैसियत रखता है, जो हमारे इस असल नुकसान या फायदे को कंपनसेट करने के लिए था। हाँ, तो ये है ना, ये 1.4 1.49 क्या है, डॉलर ओवर स्टर्लिंग, 0.09 डॉलर ओवर स्टर्लिंग, 180,000 क्या है स्टर्लिंग तो डॉलर। अब मैं आपको ना फॉर्मल स्टेप्स के साथ बताता हूं और इनके मतलब भी समझाता हूं। अच्छा, मैंने आपको ये सिर्फ बाय सेल और ये मैकेनिज्म समझाने के लिए ये डाटा बनाया है। अभी आपको ये बात समझानी है कि सेल बाय क्यों है, बाय सेल क्यों नहीं है, 31 मार्च क्यों है, 1 मार्च क्यों नहीं है, ये मैं आपको फॉर्मल स्टेप्स में बताता हूं। और ये मैंने आपको वाली बात बताई है कि ये वो जुए वाला काम कर रहा है, शर्त वाला। अगर वहां पर असल में नुकसान हो रहा होता ना, तो यहां फायदा हो रहा होता। अभी मेरी मिसाल में तो वहां फायदा, यहां नुकसान हो रहा है। अगर मैं वैल्यूज बदलूंगा तो उसकी शक्ल ऐसे बनेगी कि वहां नुकसान होगा तो यहां फायदा होगा। ये नोट करें तो फिर मैं आपको फॉर्मल स्टेप्स के साथ कराता हूं। ठीक है, नोटेड। अच्छा, अब ना मैं आपको एक मिसाल से ये फुल फॉर्मल स्टेप्स के साथ सिखाता हूं। मैंने बुक में लिखे हुए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि फ्लो में चलूं तो बोर्ड पे बता दूं। ना लिखना चाहे तो बुक में से देख लेना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बारह सारे। अच्छा, जब हम करेंसी मार्केट में जाते हैं, यानी अगर किसी एक्सचेंज डीलर के पास जा रहे हैं, तो हम उसके पास जाके पूछेंगे भाई रुपया कितने का दे रहे हो,
है? क्यों? वहां पर फॉरेन करेंसी बिकती खरीदी जाती है, उसकी प्राइस रुपए में लग रही होती है। यानी अगर हमने वहां से रुपया लेना भी है जाके, तो हम ये नहीं कहेंगे हम रुपया लेना चाहते हैं, बताओ कितने का बेचोगे, हम ये नहीं कहेंगे। हमारे पास क्या है, अगर हमारे डॉलर है तो हम कहेंगे डॉलर हम बेचना चाहते हैं, कितने का खरीदोगे, तो वो उतने का खरीद के दे हमें रुपए ही रहा होगा। तो उस मार्केट में हम ये नहीं बोलेंगे कि रुपए का क्या, आपको रेट लिस्ट में रुपया भी नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि उस मार्केट में फॉरेन करेंसीज प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस किस में लग रही हैं, रुपए में। तो इसी तरह ना ये जो फ्यूचर मार्केट है, इसमें मुख्तलिफ करेंसीज के वादे बाय सेल हो रहे हैं, उन करेंसीज की प्राइस भी तो किसी में लग रही होगी। मेरी इस मिसाल में वादा किस करेंसी का था जो बाय सेल कर रहे थे हम, नहीं स्टर्लिंग का, उसकी प्राइस किस में लग रही थी, डॉलर में। तो उस मार्केट में फिर डॉलर के वादे बाय सेल नहीं हो रहे होंगे, नहीं समझे? जैसे करेंसी की दुकान पे जाके हम डॉलर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टर्लिंग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, येन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रुपया भी जाके खरीदने बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट रुपया नहीं होगा, बाकी करेंसीज प्रोडक्ट्स होंगी, उनकी प्राइस रुपए में लग रही होगी। हम ये उस बोर्ड पे लिखा नहीं देखेंगे कि रुपए की ये प्राइस है। तो फ्यूचर मार्केट में भी ना फॉरेन करेंसीज के वादे बाय सेल हो रहे हैं। जैसे हमने कहा था 31 मार्च आएगा तो हम खरीदेंगे, 31 मार्च आएगा तो बेचेंगे। किस करेंसी का वादा कर रहे थे, स्टर्लिंग का। स्टर्लिंग के वादे बाय सेल हो रहे थे, लेकिन उसकी प्राइस किस में लग रही थी, डॉलर में। तो इस मिसाल में इस मार्केट के अंदर डॉलर के वादे बाय सेल नहीं हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारी करेंसीज के वादे बाय सेल हो रहे हैं और उनकी प्राइस डॉलर में लग रही है। नहीं समझ आ रही? तो फ्यूचर में दो केसेस हैं। केस वन मैं ये बना रहा हूं कि हम जिस फॉरेन करेंसी को हेज करना चाह रहे हैं, हम जिस फॉरेन करेंसी को हेज करना चाह रहे हैं, उस करेंसी के वादे फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर करेंसी टू बी हेज्ड। यानी हम जिस करेंसी की हेजिंग करने जा रहे हैं उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो होंगे अवेलेबल, मसला क्या है? तो यानी वो प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें मसले वाली क्या बात है? तो मसले वाली बात केस 2 में बताऊंगा, फिर पता चलेगा कि मसला क्या था। अभी तो ये स्ट्रेट बात है कि जो फॉरेन करेंसी जिसको हम हेज करना चाह रहे हैं वो एज अ प्रोडक्ट फ्यूचर मार्केट में है। इसके स्टेप्स हैं जो मैं आपको एक सवाल सॉल्व करते करते सिखाता हूं। इतने स्टर्लिंग हमें मिलने हैं ऑन 15 मार्च। हेजिंग डेट 1 जनवरी है। स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये सॉल्व करते हुए समझाता हूं ये क्या चीज है। 62,500 है। स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस 1 जनवरी वाले दिन, यानी जिस दिन हम हेजिंग करने जा रहे हैं, और फिर 15 मार्च वाले दिन, यानी जिस दिन हमने दोबारा जाना है, जिस दिन एक्चुअल कैश फ्लो होना है। स्पॉट 31 मार्च स्टर्लिंग फ्यूचर और 30 जून स्टर्लिंग फ्यूचर।
इफेक्टिवनेस कह लें, हेज एफिशिएंसी कह लें। ये सवाल है, ये नोट कर लें, फिर मैं आपको ना फॉर्मल स्टेप्स के साथ फ्यूचर सॉल्व करके देता हूं। सवाल नोटेड। फर्स्ट जनवरी वाले दिन हम फ्यूचर मार्केट में जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ना याद रखने के लिए स्टेप 1 2 3 4 5 करा रहा हूं। एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बेशक आप 1 2 3 स्टेप्स लिख लें, या पहले 2 स्टेप्स मर्ज भी हो सकते हैं, इवन के पहले 3 स्टेप्स भी मर्ज हो सकते हैं। एक बार आप फॉर्मल स्टेप्स को फॉलो करके पक्का कर लें, फिर मैं आपको जब इसकी एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऐसे भी सवाल हैं जिनमें सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे होंगे, ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ आखिरी स्टेप फॉलो हो रहा होगा। तो एक बार फॉर्मल स्टेप्स ले लेते हैं, फिर इस पे पक्के होने के बाद 5 पेपर की प्रैक्टिस पे जाएंगे। 1 जनवरी 25 वाले दिन हम फ्यूचर मार्केट में जाएंगे और उस दिन मुख्तलिफ मैच्योरिटीज वाले वादे अवेलेबल होंगे। यानी हम अगर वहां मार्केट में जाएंगे और हम कहेंगे जी हम वादा करना चाहते हैं, तो कहेंगे जी ये अवेलेबल है, बताएं कौन सा। जैसे हम किसी रेडीमेड कपड़ों की शॉप पे जाएं, कई कपड़े खरीदने हैं, तो उनके पास जी ये नंबर अवेलेबल है, बताएं कौन सा खरीदना है। और अगर हमें अपनी साइज स्पेसिफिक चाहिए तो सिलवा दें जाकर टेलर से। तो रेडीमेड शॉप पे जाएंगे तो वो तो अवेलेबल साइजेस ही होंगे। तो इस मार्केट में इन मैच्योरिटीज वाले वादे अवेलेबल थे, मैंने लिखे 2 हैं, 2-3 और भी हो सकते हैं। तो हमने इनमें से कौन सा लेना है, विच कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सी मैच्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको ये स्टेप्स लिख के ब्लैक में स्टेप्स बताऊंगा और रेड में इस सवाल का सॉल्यूशन भी कर रहा हूंगा। तो इसका जवाब ये है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जिसकी मैच्योरिटी इस दिन वाली है, और अगर इस दिन की मैच्योरिटी नहीं मिल रही तो इसके फौरी बाद वाला। जो हमारी कैश फ्लो डेट है उससे मैच करती हुई मैच्योरिटी वाला लेना है। इफ नॉट अवेलेबल देन सिलेक्ट द वन विद, क्या कहेंगे इसको, फौरी बाद वाली। फौरी, कोई बात नहीं, उर्दू समझते हैं सारे। फौरी बाद वाली मैच्योरिटी, राइट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, फॉलोइंग। तो अगर ये डेट नहीं मिल रही तो बाद वाली। इस सवाल का सलूशन क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, 31 मार्च वाला। तो एक स्टेप ये था कि हम मुख्तलिफ मैच्योरिटीज वाले हैं, तो कौन सी मैच्योरिटी वाला लें, तो उसका जवाब ये। दूसरा स्टेप कि हम क्या वादा करें, बाय का वादा करें या सेल का वादा करें। तो इसका लंबा जवाब तो यह है कि हमने इस करेंसी को जिसका हम फ्यूचर ले रहे हैं, कल को क्या करना है, हम डर किस बात से रहे हैं, हमने इस सवाल में स्टर्लिंग के साथ कल को क्या करना है, बेचना है ना, रिसीव करके बेचना है ना लाके। तो हम कल को स्टर्लिंग को बेचने से डर रहे हैं ना, तो हम जिस बात से डर रहे हैं उसी पे जुआ खेलेंगे। हमने स्टर्लिंग को कल को बेचना है तो हम फिर उसका फ्यूचर सेल का वादा करके आएंगे। अच्छा, ये आपको मैं ज़बानी बता रहा हूं, आप अपने अल्फाज, अपनी अंग्रेजी, अपनी उर्दू, पंजाबी, पश्तो जैसे लिखना है लिख लेना। इसका तरीका यह है, मैं आपको सवाल का आंसर लिख देता हूं। वो आंसर यह है कि सेल नाउ बाय लेटर। ये मैंने इस सवाल का सलूशन लिख दिया। लेकिन सेल नाउ बाय लेटर या बाय नाउ सेल लेटर, इसका फैसला कैसे करना है? तो इसका फैसला ऐसे करना है कि हम जिस करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने कल को उस करेंसी के साथ क्या करना है। अगर कल को वो सेल करनी है तो सेल नाउ, अगर कल को वो बाय करनी है तो बाय नाउ। और जो नाउ
उसका उलट लेटर। हम जिस करेंसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं उस करेंसी के साथ कल को हमने क्या करना है, सेल करना है तो सेल नाउ, बाय करना है तो बाय नाउ। अच्छा, ये तो असल कॉन्सेप्ट है। अब एक रट्टा भी बताता हूं। रिसीट का सवाल है तो सेल नाउ बाय लेटर, पेमेंट का सवाल है तो बाय नाउ सेल लेटर। रिसीट का सवाल है तो सेल बाय, पेमेंट का सवाल है तो बाय सेल। रिसीट का सवाल है तो सेल नाउ बाय लेटर, और पेमेंट का सवाल है तो बाय नाउ सेल लेटर। लेकिन ये केस 1 का रट्टा है, केस 2 में उलट हो जाएगा। ये रट्टा केस 1 का है। रिसीट का सवाल है तो सेल नाउ बाय लेटर, और पेमेंट का सवाल है तो बाय नाउ सेल लेटर। असल कॉन्सेप्ट वो है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस काम से हम डर रहे हैं उसी में जुआ खेलेंगे जाके। यहां तक। तीसरी बात, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी मिसाल समझें। अगर हम कुछ तेल, कुछ दूध, दही, चलो दही दूध खरीद लेते हैं। दूध खरीदने जा रहे हैं हम, क्योंकि घर में दावत है तो खीर पकानी है। तो अम्मा ने हिसाब किताब करके बताया कि भाई 16 किलो दूध चाहिए। अब अगर तो खुला दूध खरीदेंगे जाके तो उससे 16 किलो दूध ले लेंगे, खुला दूध मिल रहा है। और अगर 3-3 किलो के पैकेट है, मिलते ही उसी साइज में, तो फिर हमें वो पैकेट खरीदने पड़ेंगे और अपना हिसाब चलाना पड़ेगा। अच्छा 16 किलो चाहिए, चलो भाई 6 पैकेट दे दो, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड साइज का कही इतने पैकेट हैं, अब बताओ कितने लेने। तो हमने टोटल चूंकि 16 किलो लेना था, तो हम 3-3 किलो वाले 6 पैकेट ले लेंगे। ये मिसाल समझ आई। इसी तरह अगर हमें बैंक से 36,000, आपने स्टाइपेंड फीस देनी है, अब आप बैंक से पैसे निकलाने जा रहे हैं, तो 36,400 रुपए चाहिए, 36,450 रुपए। आप बैंक गए, चेक लिखा, चेक दिया, 36,450 रुपए मिल गए। लेकिन अगर आप एटीएम जाएंगे तो चूंकि एटीएम के अंदर एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डिनोमिनेशन है, तो आप उसी के मल्टीपल में पैसे निकाल सकेंगे। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर ये जो हमने स्टर्लिंग के खरीदने बेचने के वादे करने हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड अमाउंट अवेलेबल है, जो कि इस सवाल में ये, यानी इस मार्केट वाले कह रहे हैं कि एक वादा इतने रुपए का, इतने स्टर्लिंग का कर सकते हैं आप। अब बताएं कितने वादे करने हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक पैकेट इतने किलो का है, बताओ कितने पैकेट लेने हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे कैलकुलेट करें? जितनी अमाउंट हमने हेज करनी है उसको इससे डिवाइड कर दें। तो रूल है फॉरेन करेंसी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। और इस सवाल का सलूशन क्या बन गया? 724,300 डिवाइडेड बाय 62,500। कितना आया आंसर? 11.6। तो अब 0.6 तो मिलेगा नहीं, तो 12। और इसमें सिंपल राउंडिंग ऑफ है, यानी अगर 11.3 आ रहा होता तो 11 कर लेते, लेकिन अगर 12 भी कर लेंगे तो उस पर कोई नंबर नहीं कटेगा, राउंड करना है। एग्जाम क्वेश्चन करते हुए आप ये तीनों काम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, यानी ये कैलकुलेशन करके आप कह सकते हैं कि हम 31 मार्च मैच्योरिटी वाले 12 कॉन्ट्रैक्ट सेल नाउ करेंगे। ये एक लाइन के अंदर लिखा गया। ये 3 काम कब हो रहे हैं? 1 जनवरी।
अब दो काम 15 मार्च को होंगे। 15 मार्च का दिन आ गया। 15 मार्च को हमें कस्टमर से मिलेंगे पैसे, तो हम जाएंगे स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में जाएंगे और स्पॉट मार्केट में जाके स्पॉट ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या स्पॉट ट्रांजैक्शन करेंगे? कस्टमर से मिलेगा इतना स्टर्लिंग, जाके दुकान पे देंगे और डॉलर ले लेंगे। तो हमें डॉलर रिसीट कितनी होगी? किस दिन जा रहे हैं हम? तो डॉलर रिसीट होगी हमें 724,300 इंटू 1.32 956,076। तो हमें स्पॉट मार्केट से इतने पैसे मिलेंगे। और पांचवा काम हम ये करेंगे, पांच काम करके फिर मैं ये बनाता हूं, यानी 5 स्टेप्स हैं। पांचवा काम हम ये करेंगे कि फ्यूचर मार्केट में जाएंगे दोबारा, या तो पैसे लेके आएंगे या दे के आएंगे। फ्यूचर मार्केट में जाएंगे, देखेंगे फ्यूचर का आउटकम क्या है। हम फर्स्ट जनवरी वाले दिन फ्यूचर क्या वादा करके आए थे? सेल का। और 15 मार्च को दोबारा जाके क्या वादा करके आएंगे? बाय का। तो सेल का वादा और बाय का वादा। सेल का वादा कितने पे किया था? इस दिन जाके बाय का वादा कितने पे करके आ रहे हैं? इतने पे। अब जब सिस्टम में हमारे 2 वादे एंटर हो गए तो वो कैंसिल होके उनका नेट रिजल्ट निकलेगा गेन। अच्छा, ये 1.34 और 1.29 है डॉलर ओवर स्टर्लिंग। टोटल डॉलर गेन तक कैसे पहुंचे? 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करो? 724,300 से नहीं करना, क्योंकि जब हम फ्यूचर मार्केट की जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना, वो फ्यूचर मार्केट वाली चीजों के साथ होगी। क्योंकि फ्यूचर मार्केट में जाके हम 12 पैकेट ले रहे हैं। हम 12 पैकेट ले रहे हैं जाके, 7,24,000 नहीं ले रहे, हम 12 पैकेट ले रहे हैं जाके। तो फ्यूचर की जो कैलकुलेशन है उसमें ये इस्तेमाल नहीं होना, ये इस्तेमाल होना है। अब इसका फॉर्मूला बनाता हूं। 0.05 डॉलर पर स्टर्लिंग, ये क्या है? पर स्टर्लिंग गेन। एक कॉन्ट्रैक्ट में इतने स्टर्लिंग है और टोटल 12 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कितना? 37,500। यानी अगर याद रखने के लिए तो ये है कॉन्ट्रैक्ट साइज और ये है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी टोटल निकालने के लिए दिस इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर मार्केट से हम इतने डॉलर लेके आएंगे। अब इन 3 रिक्वायरमेंट्स का आंसर बना रहा हूं। पहली रिक्वायरमेंट थी नेट डॉलर रिसीट। ये कितनी होगी? स्पॉट मार्केट से हमें इतना मिलेगा और चूंकि यहां से भी गेन ही हो रहा है, ये भी हम लेके ही आ रहे हैं, और अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता। 993576। इफेक्टिव रेट, हमें कितने पैसे मिले कस्टमर से ऑफिशियली? कस्टमर से कितने मिले? अरे कस्टमर से कितने मिले? 724 ना। और इस सारी मेहनत का नेट रिजल्ट ये निकला कि डॉलर हमारे हाथ में इतने आए। हमें 724 के बदले नेट इतने डॉलर हाथ में आए सारी मेहनत के बाद। तो इफेक्टिवली हमें एक स्टर्लिंग कितने का पड़ा? ये काम तो कल भी कर रहे थे यार, मनी मार्केट में भी मैंने इफेक्टिव रेट निकाला था। यानी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन अमाउंट के बदले नेट हमें क्या हाथ आया? 1.37। ये काम तो कल भी किया है, ये तुमने वही किया। और लास्ट हेज एफिशिएंसी या हेज इफेक्टिवनेस, इसका मतलब है कि हमने फ्यूचर से जो फायदा उठाया वो असल में नुकसान से कितना मैच कर रहा है। हमें असल में नुकसान हुआ है।
स्पॉट में नुकसान हुआ है। कैसे? अगर हमें कस्टमर से आज ही पैसा मिल जाता तो इतने का एक्सचेंज रेट था, 2.5 महीने इंतजार करने की वजह से नुकसान हो गया ना, तो असल में नुकसान हो रहा है लेकिन फ्यूचर में गेन हो रहा है। तो इस फायदे नुकसान की आपस में मैचिंग कितनी हुई? हमें असल में हुआ है नुकसान, इतना नुकसान हुआ है असल में, हमें $0.08 का नुकसान हुआ है ना, 724 300 पे कितना नुकसान हुआ? जी 57, इतना हुआ है हमें स्पॉट पे नुकसान और इतना हुआ है हमें फ्यूचर पे गेन 37,500। इनकी परसेंटेज मैचिंग कितनी है? जिसको मर्जी जिससे डिवाइड कर दें, इसको इससे कर दें, चले इसको इससे डिवाइड कर दें, 65%। ये हैज एफिशिएंसी कि हमारा ये हैज इसमें से 65% रिकवर करवा सका। जो स्पॉट में नुकसान हुआ, हमारी फ्यूचर हेजिंग ने 65% तक वो नुकसान कंपनसेट करवा दिया। जैसे अगर कहना फलाना नुकसान हुआ तो 80% तक इंश्योरेंस थी, तो इंश्योरेंस ने 80% तक नुकसान कवर कर दिया, तो हमारी इस हेजिंग ने इस नुकसान को 65% तक हमें रिकवर करवा दिया। ये हेज एफिशिएंसी। इसको खत्म करने की कोशिश करिएगा। कल फिर फ्यूचर की प्रैक्टिस करते हैं और मजीद वैरायटियां बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।